बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला लेक्चर है। हम जावा लैंग्वेज को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, इसकी रीज़न हम यहाँ पे बहुत ब्रीफली देखेंगे। मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं। हर लैंग्वेज की कुछ ख़ास बातें होती हैं। कुछ लैंग्वेजेस स्पेसिफिक हैं एक ख़ास काम के लिए, कुछ लैंग्वेजेस जनरल पर्पस होती हैं, वो तमाम कामों में इस्तेमाल हो जाती हैं। तो जावा जो है वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, मोबाइल फोन्स की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी छोटी डिवाइसेस की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जिसका मतलब है कि हम इसको एक दफा कंपाइल करें और कहीं भी जाके इसको रन कर लें, ये चलेगी। प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि वहां जहां हम चला रहे हैं वहां पे हमारे पास जावा वर्चुअल मशीन हो। थोड़ा सा इसको समझते हैं। प्लेटफॉर्म किस चीज को कहते हैं? यहाँ पे हमने बात की प्लेटफॉर्म। मेरे पास इस वक्त जो मशीन है लैपटॉप, ये इंटेल का प्रोसेसर है इसके अंदर और विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये इंटेल प्लस जो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक प्लेटफॉर्म है। अगर यही हम चेंज कर दें कि इंटेल को या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रख दें तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो जाएगा। या हार्डवेयर चेंज हो जाए, प्रोसेसर चेंज हो जाए, या उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए, तो ये एक नया प्लेटफॉर्म बनता है। और हर प्लेटफॉर्म के सेपरेट जेवीएम्स मौजूद हैं। ओरेकल की साइट के ऊपर जाके हम अपनी स्पेसिफिक जेवीएम को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि मैंने एक प्लेटफॉर्म, फर्ज करें इंटेल और विंडोज 1 प्लेटफॉर्म से मैंने जावा को कंपाइल किया, बाइट कोड लगाया, अपनी मशीन पे चलाया, मेरे पास अपनी मशीन की जेवीएम मौजूद है, मैंने अपने दोस्त को दे दी, किसी स्टूडेंट को दे दी, उसके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अब उसके पास अपनी प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिक जेवीएम होनी चाहिए। अगर है तो फिर मेरा बाइट कोड जो बनाया हुआ है वो उसकी मशीन पे जाके चल जाएगा, उसकी जेवीएम पे चल जाएगा। ना तो उसको रिकम्पाइल करना पड़ेगा, ना ही उसको प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। दूसरी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। जैसे कि सी प्लस प्लस में आपको रिकम्पाइल करना पड़ सकता है, आपको चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये एक स्ट्रेंथ है जावा की दूसरी लैंग्वेजेस की निस्बत। तो ये एक रीजन हम यहाँ पे रखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे डिफरेंट रीजन हो सकते हैं कि जावा क्यों सिलेक्ट किया जाए दूसरों के ऊपर। एक और रीजन जो आपको देता चलूं, एकेडेमिया में जावा बहुत पॉपुलर है। बहुत सारी जगहों पे, एकेडेमिया में हर जगह पे ही जावा इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर 3 रिसोर्सेज मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो बुक जावा हाउ टू प्रोग्राम, मैंने 4th एडिशन से स्टार्ट किया था, अभी इस वक्त मार्केट में 11th एडिशन चल रहा है। तो आप कोई ऐसा ले लें, देखने में ये काफी बड़े वॉल्यूम की हैवी बुक है, इससे नहीं घबराना, बड़ी अच्छी बुक लिखी गई है, बड़ी डिटेल बुक लिखी गई है। एक दफा आप इसको समझ लें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी अगर पढ़ना चाहें। नहीं तो उसके अलावा कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, किसी और बुक से या ऑनलाइन रिसोर्सेज से ले सकते हैं। जो एनवायरनमेंट हमें चाहिए जावा को कंपाइल करने के लिए, डेस्कटॉप के ऊपर हम जेडीके डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल की साइड से अपने प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिक, फिर उसके ऊपर आईडीई नेटबीन्स का, ये हमारे पास एक एनवायरनमेंट बन जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर। दूसरा एनवायरनमेंट अगर डेस्कटॉप पे नहीं डालना चाहते तो हम जावा का कंपाइलर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पॉइंट के ऊपर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। हमारे पास यहाँ पे ये है नेटबीन्स। नेटबीन्स का एक प्रोग्राम छोटा सा बना हुआ है, हम इसको कंपाइल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, हम इसको रन करते हैं, फाइल ये चलेगा और ये हमें यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। ये आउटपुट जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है इसको कहते हैं CLI इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। दूसरा इंटरफेस था GUI इंटरफेस। GUI इंटरफेस जिसके अंदर ये आपको इस वक्त मेरा ये एनवायरनमेंट विंडोज का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नजर आ रहा है, ये GUI है। अच्छा, जो दूसरा प्रोग्राम है यहाँ पे, ये है ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पॉइंट। ये एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा गया है, हम इसको
कंपाइल कर सकते हैं। ये हमने एग्जीक्यूट किया, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, बल्कि हम पेज को अगर रिफ्रेश कर लें तो ज्यादा बेहतर है। पेज को रिफ्रेश किया हमने, रिफ्रेश करने के बाद ये प्रोग्राम बना हुआ है, हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसका आउटपुट ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नजर आ गया। तो दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वापस अपनी स्लाइड्स पे आते हैं। जो इंग्लिश वाला लेक्चर था आज का वो काफी लंबा हो गया, 20 मिनट्स के पास चला गया एक्सपेक्टेशन, तो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ ही रखेंगे। अब ये पहला जावा का प्रोग्राम है। जावा का प्रोग्राम इस वक्त आपको 10 लाइनों पे नजर आ रहा है। ठीक है, एक प्रोग्राम को देखने के बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, मैंने डिफरेंट एंगल से आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक शख्स कहेगा कि ये एक प्रोग्राम 10 लाइनों का प्रोग्राम है, दूसरा शख्स कहेगा नहीं ये 3 स्टेटमेंट्स का प्रोग्राम है। 3 स्टेटमेंट कौन सी हैं? जो सेमीकोलन से एंड हो रही हैं, लाइन 4, 5 एंड 8, क्योंकि एक्चुअल काम तो ये 3 कर रही हैं। एक शख्स कहेगा नहीं ये एक क्लास है, क्लास के अंदर एक मेथड है, तीनों ही ठीक है। ठीक है, अब आप दें डिटेल की तरफ। पहली लाइन जो है ये सिंगल लाइन कमेंट्स, 2 और 3 मल्टीपल लाइन कमेंट्स। कमेंट्स क्या क्यों जरूरी हैं? कमेंट्स इसलिए जरूरी है कि अगर मेरा प्रोग्राम किसी और शख्स ने रीड करना हो, क्योंकि प्रोग्राम लाइन 4 से लेकर लाइन 10 तक तो जावा का कोड है, और हर प्रोग्राम जावा का कोड ही है। जावा के कोड को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बेहतर है कि हम कमेंट्स के अंदर कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन, ऐसी डिस्क्रिप्शन डाल दें जो कि एक रीडर के लिए आसानी हो, उसको पता लग जाए कि इस प्रोग्राम का ये मकसद था, इसलिए बना था और ये काम कर रहा है। उससे उसको काफी हेल्प होगी। एक नए रीडर के लिए, फर्ज करें मैं प्रोग्रामर हूं, मैं एक स्टूडेंट को देता हूँ और स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है, तो उसको ये कमेंट्स हेल्प करेंगे। या मैं अपने प्रोग्राम को आज से 6 माह बाद अगर खोलूं तो उस वक्त तो मैं भूल चुका हूँ प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि वहां पे कमेंट डाल दें, और डिपेंड भी करता है कि प्रोग्राम कितना छोटा या बड़ा है, जितना लंबा होगा उतना टाइम लगेगा। तो पहली 3 लाइन जो है ये कमेंट्स के लिए है। 1 सिंगल लाइन कमेंट, जैसी लाइन खत्म हो गया कमेंट। दूसरा है मल्टीपल लाइन कमेंट, जो बिगिनिंग एंड एंडिंग टैग आप देख लें इसके, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्टेरिक, ये बिगिनिंग टैग हो गया, और एंडिंग टैग है एस्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, इसके में आप जितनी मर्जी लाइनें देखें। कंपाइलर जो हमने पिछली स्लाइड पे देखा था, कंपाइलर ये कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। कमेंट्स को वो सिर्फ इग्नोर करेगा। उस कंपाइलर को जो प्रोग्राम नजर आएगा वो लाइन 4 से 10 तक नजर आएगा। ये एक बात होगी। अब आ जाए जरा दूसरे शख्स की बात के ऊपर, स्टेटमेंट्स के ऊपर। अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि सबसे मिनिमम वैलिड प्रोग्राम कौन सा है। जो रेड पे लिखा हुआ है, रेड लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे, पब्लिक क्लास हेलो, द नेम ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, जावा के अंदर हर प्रोग्राम जो है वो एक क्लास है, क्लास से कम नहीं हो सकता, क्लास तो लाजमी। तो ये मिनिमम प्रोग्राम है, मगर ये प्रोग्राम कुछ भी नहीं कर रहा इस वक्त। इसके अंदर कोई कोड नहीं लिखा हुआ, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई। स्टेटमेंट मीन्स कि आपकी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। आपको याद होगा मेंटल मैथ में मैंने आपको जो पिछले लेक्चर स्लाइड में मेंटल मैथ में मैंने आपको कहा था कि 2 नंबर मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको ऑपरेशन बताऊंगा, अपने ऑपरेशन को नंबर्स पे लगाना है, मुझे रिजल्ट देना है। तो ये एक आपके साथ मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शंस दी थी। तो इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शन इज कमांड फॉर अ मशीन टू डू द वर्क। एक मशीन है, उसको एक कमांड दी जा रही है, वो काम कर रही है, इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन। तो इस प्रोग्राम के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी हुई, तो ये क्या है? एक एम्प्टी प्रोग्राम है। एम्प्टी प्रोग्राम भी एक वैलिड प्रोग्राम है, कि जैसे एक सेट थ्योरी के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर एक एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। इसी तरह एम्प्टी प्रोग्राम है, उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। अगर ये चीज आप समझ जाए तो वापस प्रोग्राम पे आते हैं। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो पब्लिक क्लास, द नेम ऑफ द क्लास, उसका बिगिनिंग और उसका एंड। तो 6 और 10 लाइनें जो है ये क्या है? ये स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास है। क्लास के अंदर आ जाए 7, 8, 9। क्लास के अंदर 7 जो है ये मेन मेथड है राउंड ब्रैकेट के साथ, ये उसकी स्टार्ट ब्रैकेट, ये एंड ब्रैकेट, 7 और 9 ये स्ट्रक्चर का मेथड है। अच्छा, अब आ जाए जरा 6, 7, 9 और 10, ये 4 लाइनें जो है ये स्ट्रक्चर्स हैं। लाइन 6 और 10 ये क्लास का स्ट्रक्चर है। लाइन 7 और 9 ये मेथड मेन का स्ट्रक्चर है। ये खुद कोई काम नहीं कर रहे, यानी कि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे मशीन को काम करने के लिए। मशीन को काम करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो है सेमीकोलन से एंड होती है स्टेटमेंट्स। तो हर स्टेटमेंट, तो दूसरा शख्स जो था कि 3 स्टेटमेंट्स है, यस 3 स्टेटमेंट्स है। तीसरा शख्स क्लास है, क्लास के अंदर मेथड है, वो भी ठीक है। अब आ जाए जरा स्टेटमेंट्स के ऊपर। क्लास के बाहर सिर्फ और सिर्फ 2 किस्म की स्टेटमेंट आ सकती है, उसमें से एक पैकेज की स्टेटमेंट आ सकती है और एक इंपोर्ट की। ठीक है, एक वक्त में एक ही पैकेज होगा, एक वक्त में एक से ज्यादा इंपोर्ट्स हो सकते हैं, मगर पैकेज और इंपोर्ट के अलावा कोई और स्टेटमेंट यहां नहीं लिखी जा सकती।
ये दो स्टेटमेंट ऐसी दो स्टेटमेंट्स हैं, ये कभी भी क्लास के अंदर या मेन के अंदर नहीं जाएंगे। बस इतना याद रख लें कि इंपोर्ट एंड पैकेज स्टेटमेंट्स कभी भी क्लास के अंदर और मेथड के अंदर नहीं जाती, ये सिर्फ क्लास के बाहर लिखी जाती हैं। इसके अलावा कोई स्टेटमेंट हो, जैसे कि एक स्टेटमेंट है, ये कोई स्टेटमेंट हो, वो स्टेटमेंट कभी भी क्लास से बाहर नहीं आएगी। अगर ये चीज हम ध्यान में रख लें तो हमारे लिए याद रखना आसान होगा। अच्छा, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये एक कमांड है, एक इंस्ट्रक्शन है कि हम अपनी CLI कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर ये चीज प्रिंट आउट करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर कंट्रोल आर अगर आप दबाएं तो एक विंडोज खुलती है रन की, जैसे कंट्रोल आर। इसके अंदर अगर आप CMD लिखेंगे और CMD को आप चलाएंगे तो आपका डोस की प्रॉम्प्ट या CMD कमांड प्रॉम्प्ट चल जाएगी और वो आपका CLI इंटरफेस होता है। ठीक है, तो CLI इंटरफेस जो IDE के अंदर हमने अभी आपको दिखाया था थोड़ा सा पहले अपना नेटबीन्स के अंदर, तो वहां पे हमने जब उसको एग्जीक्यूट किया था, उसका प्रोग्राम का आउटपुट हमने नीचे प्रिंट करवाया था, तो वो एक प्रोग्रामर्स अप्रोच हमारे चैनल का नाम आया। ठीक है, तो ये इसने प्रिंट किया, तो ये प्रोग्राम की डिटेल आ गई। ये पहला प्रोग्राम सिर्फ यही कर रहा है। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में हम देखते हैं क्या है हमारे पास। ये हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर। अच्छा, एक क्लास विद और विदाउट मेन मेथड। अब ये देखिए, ये क्लास जो है विदाउट मेन मेथड है। ठीक है, एक जो पीछे है ये क्लास मेन मेथड के साथ। क्लास, एक क्लास जिसके अंदर मेन मेथड होगा, वो क्लास जो है, वो प्रोग्राम जिसके अंदर मेन मेथड होगा, वो एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के तौर पर रन हो सकती है। अब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या चीज है, इस पे हम बात कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको स्लाइड से बाहर लेके चलता हूं। यहाँ पे हम ऑल कंट्रोल डिलीट दबाएंगे तो हमारे पास ये एक इंटरफेस आया। यहाँ से हम टास्क मैनेजर में जाएंगे। टास्क मैनेजर के अंदर आप देखें कि आपके पास जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर ये एक लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस हैं, कुछ एप्लीकेशन चल रही हैं। उसके बाद एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस हैं। जावा का प्रोग्राम जिसके अंदर मेन मेथड है, वो एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन के तौर पर रन हो सकता है। अगर उसके अंदर मेन मेथड नहीं है तो क्या है, वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस के तौर पर रन हो सकता है प्रोग्राम दोनों, मगर एक प्रोग्राम एप्लीकेशन के तौर पर रन होगा और एक प्रोग्राम प्रोसेस के तौर पर रन होगा। इसको हम बंद करते हैं, वापस स्लाइड पे जाते हैं। तो अ प्रोग्राम विदाउट अ मेन एंड विद अ मेन। ठीक है जी, ये डिफरेंस आ गया हमारे पास। अब प्रोग्राम जो है कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होती है। दो किस्म की स्टेटमेंट क्लास से बाहर आ सकती है, वो अंदर कभी नहीं जा सकती, और बाकी हर किस्म की स्टेटमेंट क्लास के अंदर जाती है, वो कभी बाहर नहीं आ सकती। जिस नेम से हमने क्लास को नेम किया है, जो क्लास का नेम होगा वही हमारी फाइल का नेम होना चाहिए। यानी कि मैं इसको जब सेव करूंगा इस प्रोग्राम को, तो मैं hello.java के नाम से सेव करूंगा, और हेलो में भी H स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा। जावा जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जहां पब्लिक विद स्मॉल पी है ना, वहां स्मॉल पी ही आएगा। क्लास के तमाम लेटर ऐसे ही स्मॉल आएंगे, हेलो का स्मॉल H आएगा। अगर ये नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही। Until next time, अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में फिर आगे चलेंगे।